पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लाहौर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जिस घर में ब्लास्ट होता है उस घर में मौजूद थे उस वक्त सिर्फ 3 लोग और तीनों के तीनों की घटनास्थल पर मौत हो जाती है। इसके बाद ये खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है और वायरल इसलिए होने लगती है क्योंकि भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज़ सईद के घर पर जो हमला हुआ था उसमें 3 लोग मर जाते हैं। ये हमला जो कराया गया था वो शायद उस हाफिज़ सईद को मारने के लिए ही कराया गया था। पाकिस्तान की सरकार ने इस मामले की जांच की और जांच पड़ताल करने के बाद ये बताया कि 29 जून 2021 को जो हमला हुआ है वो किसी और ने नहीं बल्कि भारत के अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव ने कराया है। ये बात जब अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को पता चलती है, खासकर इंडियंस को पता चलती है, तो उन्हें आश्चर्य हो रहा था। आश्चर्य होने की बात भी थी क्योंकि ये साल 1999 से लेके आज तक उत्तर प्रदेश की जो बरेली जेल है, सेंट्रल जेल, उसमें बबलू श्रीवास्तव अपनी सज़ा काट रहा है। उसने बहुत सारे अपराध किए हैं। उसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कमांडर के नाम से जानते हैं, तो उसे पुलिस और डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि ये किडनैपिंग किंग रहा है। भारत के इतिहास में इससे बड़ा कोई किडनैपर आज तक रहा ही नहीं। जब पाकिस्तान ये आरोप लगाता है, वहाँ का गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह खान ये आरोप लगाता है, तो लोगों को यकीन नहीं होता। आज की कहानी उसी डॉन की है जिसकी कहानी को सुनने के बाद आपको उस पर तरस भी आएगा, गुस्सा भी आएगा और प्यार भी आएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ीपुर से। ज़िला गाज़ीपुर के एक आम घाट कॉलोनी है। वहाँ पे 14 अक्टूबर 1962 को एक लड़का पैदा होता है जिसको प्यार से बबलू कहते हैं। उसके पिता विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर थे, उन्होंने नाम रखा था ओम प्रकाश श्रीवास्तव। ओम प्रकाश श्रीवास्तव हाई स्कूल इंटर में बहुत ही ब्रिलियंट, पढ़ने में इतना होशियार कि उसका किताबों के अलावा कहीं मन लगता ही नहीं था। उसके बाद पढ़ने के लिए उसको लखनऊ में शिफ्ट कर दिया क्योंकि उसके पिता पुलिस में ड्यूटी देते थे और माँ घर पर अकेली रहती थी, इसलिए बेटे के साथ ही माँ को कर देते हैं। माँ रहती है निशातगंज में। जो बड़ा बेटा होता है, बड़ा बेटा भी पढ़ाई कर रहा था, उसका MBBS में नंबर आ चुका था। सब कुछ इस घर में बेहतरीन चल रहा था, अच्छा चल रहा था, उम्मीद से भी कहीं बढ़िया चल रहा था। ग्रेजुएशन के पहले साल में जब एडमिशन लिया था तो पहले साल तो अच्छे से कट जाता है। जब दूसरे साल में एडमिशन लेते हैं तो कुछ साथी लोग मिलकर, जो स्टूडेंट होते हैं सीनियर, अपने जूनियर की रैगिंग ले रहे थे। और रैगिंग लेते लेते एक लड़के ने इस रैगिंग वाले गैंग को, इस रैगिंग वाले लड़कों को गालियाँ देनी शुरू कर दी। भद्दी भद्दी गालियाँ जब देनी शुरू की हैं तो यहाँ पर कुछ कहासुनी हो जाती है। कहासुनी होने के बाद वो जूनियर लड़का अपने ही सीनियर के साथ मारपीट कर देता है। और जैसे ही मारपीट करता है तो सीनियर में से एक लड़का, उसके हाथ में चाकू होता है और चाकू से उसको घायल कर देता है। और जैसे ही घायल करता है तो वहाँ भगदड़ मच जाती है। जितने भी लड़के होते हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि जिसको चाकू लगा था वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचता है। मामला पुलिस में जाने के बाद FIR दर्ज होती है और पुलिस उन लड़कों को गिरफ्तार करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही थी, लेकिन कोई गिरफ्तारी होती नहीं है। कई दिन के बाद आखिरकार बबलू, जिसको प्यार से बबलू कहते हैं, बबलू श्रीवास्तव, उसका असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव होता है, वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो पकड़ा जाता है। और लड़के मिलते ही नहीं हैं, तो इसलिए पुलिस ने इसी लड़के पर, जिसने कोई चाकू नहीं चलाया था, जिसका कोई दोष नहीं था, उसी पर ही आरोप लगाते हैं और जेल भेज देते हैं। और जैसे ही उस लड़के को जेल भेजा जाता है, वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो लड़का रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। कुछ समय बीतने के बाद आखिरकार वो लड़का 2-3 महीने के बाद वो जेल से बाहर आता है। और बाहर आने के बाद उसके पिता ने कहा कि तुम किसी भी कीमत पर यहाँ लखनऊ नहीं रहोगे, इसलिए तुम्हें ये लखनऊ छोड़ना है और छोड़कर यहाँ से सीधे आगरे चले जाओ। और आगरे में जाने के बाद BR अम्बेडकर कॉलेज है, वहाँ पर एडमिशन लो और अपना करियर बनाओ। करियर पर दाग तो लग ही चुका था, ऐसा दाग जिसको मिटाना आसान नहीं था। गलती किसी की थी लेकिन इल्ज़ाम इस पर आ जाता है। 1 साल तो ये लड़का आगरे में काट लेता है बबलू श्रीवास्तव, लेकिन अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़कर कहता है कि पापा मेरा मन नहीं लगता, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अच्छे लड़कों में बैठूँगा, अच्छे लड़कों में रहूँगा, आप मेरा एडमिशन वापस लखनऊ में करा दो, मैं लखनऊ में ही रहना चाहता हूँ। पापा से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, माँ से सिफारिश की, तो आखिरकार वो सिफारिश काम आ जाती है और उसको अनुमति मिल जाती है लखनऊ रहने की। अब वो लखनऊ में रहने लगता है, लेकिन एक शर्त के साथ कि अच्छे लड़कों में रहेगा।
और अच्छे लड़के होते हैं IAS की तैयारी करने वाले लड़के और IPS की तैयारी करने वाले, यानी कि UPSC की तैयारी में जुटे हुए जो लड़के थे उनके साथ रहना शुरू कर देता है। उनके साथ रहता था, उनके जैसा पढ़ना शुरू कर देता है। पहले से ही होशियार था, लेकिन वो और ज़्यादा होशियार रहने लगा, क्योंकि अब जो उसकी सोसाइटी थी, अब जो इसका उठना बैठना था, वो अच्छे लड़कों में उठना बैठना शुरू हो जाता है। तभी उनमें से एक दोस्त होता है, उसका कहता है कि सीतापुर में एक शादी है और शादी समारोह में चलना है। वो सारे के सारे स्टूडेंट होते हैं, पैसे थे ही नहीं उनके पास उतने। तभी आपस में विचार विमर्श करते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। तभी एक लड़का कहता है कि जो मेरे पापा हैं उनका स्कूटर आवास पर खड़ा हुआ है, बहुत दिनों से चला ही नहीं, एक काम करते हैं उसको बेच लेते हैं। बाकी लड़के कहते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, तुम अपने पापा का स्कूटर बेचोगे, तुम्हारे पापा को पता चला तो? वो कहता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पापा को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, बल्कि पास के ही ज़िले में मेरे पापा जिलाधिकारी हैं, DM हैं, समझने की कोशिश करो। जब बाकी लड़के सुनते हैं तो उन्हें भी आश्चर्य होता है, क्योंकि बाकी लड़के भी कोई IAS का बेटा था तो कोई IPS का बेटा था, और वो खुद भी UPSC की तैयारी कर कर IAS और IPS बनना चाहते थे। वो जैसा उन्होंने तय किया था वैसे ही करते हैं। आवास पर जाते हैं, उस स्कूटर को उठाते हैं, उठाने के बाद कबाड़ी के यहाँ जाकर बेच कर आ जाते हैं। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उसे बेच कर आते हैं और अचानक से ही DM साहब अपने ही घर में आते हैं तो कुछ ऐसी हलचल देखते हैं कि उनकी लगता है कि घर से चोरी हुई है। उसके बाद वो घर के नौकर से पूछते हैं, बाकी लोगों से पूछते हैं कि कोई सामान गायब है क्या। तभी वो जाकर अपने गोदाम में देखते हैं तो स्कूटर जो था लम्हेटा, उनका स्कूटर गायब था। उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। स्कूटर कहाँ गया, जब उसे पता करने के बाद ही जब पता नहीं चलता तो वो हज़रतगंज थाने में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद अज्ञात में FIR दर्ज करा देते हैं। उधर जो स्कूटर बेचा था लड़कों ने, उस स्कूटर को बेचने के बाद कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो कोई बियर पी रहा है, कोई सिनेमा हॉल जो साहू सिनेमा है वहाँ जाकर पिक्चर देख रहा है। तो वो मौज मस्ती सब चल रही थी। उधर FIR दर्ज हो चुकी थी। FIR दर्ज होने के बाद अब पुलिस जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद आसपास के जितने भी कबाड़ी होते हैं, जब वहाँ जाकर देखते हैं तो एक कबाड़ी के पास स्कूटर खड़ा मिल जाता है। बस स्कूटर खड़ा मिलना था और उस कबाड़ी से पूछा जाता है तो कौन थे, तो कहता है कि 7 लड़के आए थे और उन 7 लड़कों में से एक लड़का आपका भी था। बस ये बात सुनने के बाद DM साहब को बड़ा आश्चर्य होता है। पुलिस के माध्यम से वो पकड़ के उनके पास तक पहुंचा था। DM साहब ने अपने बेटे को डांट फटकारने की बजाय, उस मामले को बजाय दबाने की बजाय इस मामले को और उछालना शुरू कर दिया। उछाल कर वो 7 के 7 लड़के पकड़े जाते हैं, लेकिन किसी न किसी लड़के का किसी न किसी अधिकारी से ताल्लुक़ था, और ताल्लुक़ नहीं था तो बबलू श्रीवास्तव का। उसके पिता भले ही सब इंस्पेक्टर थे उत्तर प्रदेश पुलिस में, लेकिन वो अपने बेटे की चाह कर भी मदद नहीं कर पा रहे थे। और हज़रतगंज पुलिस ने इस लड़के को, जिसका नाम होता है बबलू श्रीवास्तव को, उस स्कूटर चोरी के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया। वो स्कूटर अकेला लेके नहीं गया था, बल्कि 14 अन्य वाहन, जिसमें कार भी होती हैं, स्कूटर होते हैं, मोटरसाइकिल होते हैं, 14 और वाहन लगाकर उसको बड़ा चोर घोषित कर दिया था। माँ और पापा और उस भाई को यकीन नहीं हो रहा था। भाई दौड़ता हुआ थाने पहुंचता है और जाकर कहता है कि मेरा भाई चोर नहीं हो सकता, इसलिए मेरे भाई को छोड़ दो, वैसे ही छोड़ दो जैसे कि तुमने बाकी लड़कों को छोड़ा है। बाकी लड़कों के पास सिफारिश थी, कोई IAS का बेटा है, कोई PCS का बेटा है, कोई IPS का बेटा है, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया और मेरे भाई को नहीं छोड़ रहे हैं। तो इंस्पेक्टर को इतना गुस्सा आता है, वो उस लड़के को बहुत ज़्यादा डांटता है, गाली देता है, और जिसका नाम होता है विकास श्रीवास्तव, जो कि MBBS की तैयारी कर रहा था। विकास श्रीवास्तव को जब गाली दी जाती है तो विकास श्रीवास्तव यहाँ से जाते हुए कसम खाता है कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर बनकर लौटूंगा कि तुम जैसे लोग मुझे छू भी ना सको। ये कहकर तो वो निकल जाता है, लेकिन भाई को जेल जाना पड़ता है। और भाई जब जेल जाता है तो जेल से कुछ दिन के बाद छूट कर वापस आया ही था कि एक बार फिर से उस लड़के को जेल भेज दिया जाता है। अब लखनऊ में किसी भी थाना चौकी, किसी भी एरिया में कोई भी वाहन चोरी होता था तो हर वाहन का इल्ज़ाम सिर्फ बबलू श्रीवास्तव पर ही आता था। बबलू श्रीवास्तव इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो करे तो क्या करे। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से रोते हुए बोली कि बेटा, ऐसी कौन सी चीज़ थी, ऐसी कौन सी कमी है जो हम पूरी नहीं कर पाते, तुम चोरी क्यों करते हो। तभी वो अपनी माँ के सर पर हाथ रखता है और कसम खाता है कि माँ, मैं तेरे सर पर कसम खाकर कहता हूँ, हाथ रखकर, कि मैंने अभी तक कोई अपराध ही नहीं किया। चाकू मारा मैंने नहीं, किसी और ने मारा था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार ही नहीं किया, वो शायद सिफारिश की वजह से बच गया। स्कूटर चोरी मैंने नहीं किया था, जिसका स्कूटर था उसने खुद ने चोरी किया था, उसको जेल नहीं भेजा, मुझको जेल भेज दिया। मैंने तो एक स्कूटर में ज़रूर शामिल था, लेकिन 14 और जो वाहन लगाए थे वो तो किसी और ने चोरी किए थे। पुलिस ने सारे के सारे मेरे ऊपर बरामद कर दिए हैं, और बाद में जितनी भी चोरियां होती हैं पुलिस लगातार मेरे ऊपर ज़्यादती कर रही है।
माँ रोने लगती है, अपने बेटे को रोता हुआ देखकर खुद भी रोती है कि रोज़ रोज़ पुलिस आती है, परेशान करती है। अपने बेटे को लेकर सीधा सीतापुर पहुंच जाती है। सीतापुर में रहते थे राम गोपाल मिश्रा। राम गोपाल मिश्रा का जो रुतबा था वो राजनीति में भी था, बिजनेस में भी था, और एक तरह से कह सकते हैं कि वो बाहुबली थे। लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पर उनका रसूख नहीं चलता था। वहाँ जाने के बाद अपने बेटे की समस्या बताती हैं और कहती हैं कि रोज़ पुलिस आती है, इसको उठाकर ले जाती है, मैं करूँ तो क्या करूँ, पुलिस तो इसको अपराधी बना देगी। वो कहते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसे मेरे पास छोड़ दो, आज से ये मेरा बेटा है, मेरे पुत्र की तरह है। राम गोपाल मिश्रा उस बबलू श्रीवास्तव को अपने पास रख लेते हैं और बबलू श्रीवास्तव से कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। बस बबलू श्रीवास्तव और उसकी माँ बिल्कुल नहीं जानती थी कि अभी वो अपने बेटे को पुलिस से बचा कर लेके आई थी और वो इलाके के डॉन के पास छोड़ जाती है। ऐसा डॉन जिसके पास शार्प शूटर होते हैं, जो फिरौती मांगता था, लूट डकैती जैसी बड़ी बड़ी घटनाओं में उसके लड़के काम करते थे। और उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी होती है अरुण शंकर उर्फ अन्ना से। अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना, ये भी अपना आप में एक बड़ा ऐसा बाहुबली टाइप का रहा था। उसके पास भी गुंडे बदमाशों का लाइन लगी रहती थी और इन दोनों के बीच में आए दिन दंगे फसाद होते थे, गोलियां चलती रहती थी। और बबलू श्रीवास्तव ने बस कुछ ही समय में यहाँ पर मोर्चा संभालना शुरू कर दिया और एक के बाद लगातार एक तरफ से गोलियां चलती थी, कोई मरता था, कोई मारते थे। इस तरह से लगातार आपस में ही दोनों जो मार रहे थे, तो इन दोनों में बीच में समझौता हो जाता है। कहते हैं कि भाई तुम मेरे नहीं मारोगे, मैं तुम्हारे नहीं मारूंगा और इस मामले को, इस लड़ाई झगड़े को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। लेकिन साल 1988 की बात है, बबलू ने अन्ना के काफिले पर हमला कर दिया। बबलू के साथ एक लड़का और था। जब हमला करते हैं तो अन्ना के बराबर में बैठा उसका ड्राइवर की मौत हो जाती है। जब जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई जाती है तो बबलू श्रीवास्तव का जो साथी होता है वो भी मारा जाता है। अब ये बात रामगोपाल मिश्रा के पास जब पहुंचती है तो उन्हें यकीन नहीं होता। कहते हैं कि हमारा तो समझौता हो चुका है। पुलिस जब इस बबलू श्रीवास्तव के पीछे पड़ती है तो यहाँ से भाग जाता है और भाग के सीधा नेपाल पहुँच जाता है। नेपाल का जब बॉर्डर पार करता है तो वहाँ इसकी मुलाकात होती है मिर्ज़ा दिलशाद बेग से, जो कि वहाँ का सांसद भी होता है। हालांकि वो देवरिया का रहने वाला था, वो भी खुद गुंडा बदमाश होता है, लेकिन जब नेपाल पहुँचता तो नेपाल जाने के बाद वो अपनी छवि बनाता है एक मुस्लिम नेता के रूप में और वहाँ जाने के बाद वो सांसद बन जाता है, नेता बन जाता है। लेकिन उसके ताल्लुकात थे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से। दाऊद इब्राहिम का बड़ा ज़्यादा ख़ास रहा था। उस खास के साथ रहने पर अब ये पहले मुलाकात नेपाल में होती है उस सांसद से, और मुलाकात होने के बाद इसको लेकर यानी कि बबलू श्रीवास्तव को लेकर दुबई पहुंच जाता है और उसकी जाकर मुलाकात कराता है दाऊद इब्राहिम से। अब यहाँ इस बबलू श्रीवास्तव का दिमाग तो तेज़ था ही, यदि वो पढ़ता लिखता IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर ज़रूर बनता, लेकिन उसका दिमाग तेज़ चलता था, इसलिए उसने दिमाग लगाना शुरू कर दिया अपहरण करने के मामलों में, फिरौती मांगने के मामलों में, रंगदारी के मामलों में। अब जब भी इसके तरीके बिल्कुल अलग होते थे, उसने एक ऐसे शहर के लोगों की, बड़े बड़े लोगों की लिस्ट बनाई जिसके पास अरबपति थे, पैसे थे बहुत ज़्यादा। अरबपति से अगर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगते हैं तो उसे देने में कोई एतराज़ नहीं होता था। ऐसे ही लिस्ट बनाते थे, रैकी करते थे, कई लोग लड़के लड़कियां वहाँ काम करते थे, पैसे लेते थे। और जैसे जैसे रंगदारी वगैरह ये फिरौती आती थी तो दाऊद इब्राहिम की नज़रों में बबलू श्रीवास्तव का नाम बड़ा तेज़ी से चढ़ने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि बबलू श्रीवास्तव की बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई है। और साल 1993 की बात है, ये एक ऐसे बड़े व्यापारी जो हीरे का कारोबार करता था, उसका अपहरण करना था। अपहरण करने के बाद उसके साथ एक और हीरे का व्यापारी होता है, उसका भी अपहरण करना था। प्लानिंग करते हैं दाऊद इब्राहिम मिलकर, और इनके 2 साथी होते हैं सुभाष ठाकुर और बबलू श्रीवास्तव। बबलू श्रीवास्तव यूपी से 4 लड़के बुलवाता है, चारों के चारों लड़के होते हैं अलग अलग धर्मों के, एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, एक सिख था, एक ईसाई था। चारों मिलकर अब उस व्यापारी की रैकी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन व्यापारी को शक हो जाता है कि उसकी कोई रैकी कर रहा है, उसको देख रहा है। उसने जाकर बड़े अधिकारियों से संपर्क किया और बड़े अधिकारियों ने उन लड़कों को, चारों को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। और जब उन लड़कों से पूछा जाता है तो लड़के बताते हैं कि हम तो इसकी अपहरण कर लेते, लेकिन हमें मौका ही नहीं मिल पाया। हमने इसके अगली लाल बत्ती के आसपास जब इसको किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन ये निकल के चला गया। और इससे पहले कि हम इसे कुछ करते तो ये भाग के यहाँ से अमेरिका चला गया। अब लोग हम वापस यूपी आना चाहते थे, लेकिन आपने हमें पहले ही पकड़ लिया। अब उनसे पूछा गया ये काम कौन करा रहा था, तो उन्होंने कहा कि काम बबलू श्रीवास्तव करा रहा था। और बबलू श्रीवास्तव इस काम के लिए इस व्यापारी से 25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगता। यानी कि बबलू श्रीवास्तव ने कोई भी रंगदारी, कोई भी किडनैपिंग 1-2 करोड़ से कम के लिए की ही नहीं। जो भी थी बड़ी से बड़ी किडनैपिंग वो किया करता था। उसकी सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन साल 1993 की बात है, दाऊद इब्राहिम मुंबई में ब्लास्ट करा देता है। बड़ी संख्या में ब्लास्ट होते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और जैसे ही लोग मारे जाते हैं, बस यही बात इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जो लोग थे ये 2 फाड़ कर दिए जाते हैं। एक वो थे जो देश के साथ थे, एक वो थे जो देश के खिलाफ थे।
देश के खिलाफ वालों में जो होता है वो दाऊद इब्राहिम होता है, और देश के साथ वालों में जो होते हैं वो अबू सलेम होता है, एजाज लकड़वाला इंजीनियर जो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, छोटा राजन, बबलू श्रीवास्तव, मंगे सरदार, सुभाष ठाकुर, ब्रजेश सिंह जैसे लोग होते हैं। वो दाऊद इब्राहिम से अपना नाता तोड़ लेते हैं और अपनी एक अलग दुनिया बनाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में यानी कि 24 मार्च 1993 की बात है, LD अरोड़ा होते हैं, मुंबई में एक कस्टम ऑफिसर होते हैं, कलेक्टर होते हैं, और इनकी बबलू श्रीवास्तव अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अलीमुद्दीन, मंजीत सिंह उर्फ मांगे और कमल किशोर के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा देते हैं। हत्या कराने की वजह यही थी क्योंकि मुंबई के एयरपोर्ट पर वो जब कुछ हवाई जहाज के माध्यम से सामान आ रहा था, तो उस सामान की जब चेकिंग की जाती है, पड़ताल की जाती है, तो उसमें आधुनिक हथियार होते हैं, बम होते हैं, उसमें गोलियां होती हैं, उसमें कई महंगी महंगी पिस्टलें होती हैं। तो उसके बाद फिर ये जो LD अरोड़ा होता है तो इसके माल को जब्त कर लेता है, और दाऊद इब्राहिम कहता है कि ये इसका बदला लेना है, और उसका बदला लिया जाता है 24 मार्च 1993 को, जब ये अधिकारी अपने घर इलाहाबाद में गया हुआ था, अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, तभी शार्प शूटर आके इस पर हमला कर देते हैं, गोली मारकर इसकी हत्या कर देते हैं। हत्या तो हो जाती है, लेकिन हत्या के बाद ये बात किसी से छिपी नहीं और इसका पता करना शुरू कर देते हैं ये कहाँ है। लेकिन लगातार इस बीच में ये कई देश विदेश भागना शुरू कर देता है, और वहीं से बैठकर फिर उसमें किडनैपिंग कराया करता था। जो किडनैपिंग होती थी तो खासकर जैसे कोई किसी और ने किडनैपिंग की है और वो बड़ा घर का व्यक्ति है, तो वो किडनैपिंग को खरीद लिया करता था, यानी पकड़ को खरीद लिया करता था, और मन माफिक उससे रकम वसूला करते थे। उनकी टीम में कई सारे लड़कियां होते थे, लड़के लड़कियां स्मार्ट जो पढ़े लिखे होते थे, वो प्लानिंग करते थे किस तरह से किडनैपिंग करनी है। और ये संभव थे भारत के इतिहास में पहला ऐसा किडनैपर रहा है जो आधुनिक तरीके से किडनैपिंग किया करता था, और जितने भी रकम होती थी वो हवाले के माध्यम से, कभी इंडिया में रकम लेता ही नहीं था, वो विदेश में रकम लेता था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। साल 1995 में आखिरकार पुलिस इसे मॉरिशस से गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद इसको इंडिया लाती है, अलग अलग जेलों में रखा जाता है। और साल 1999 से सेंट्रल जेल बरेली में इसको रखा जाता है। लेकिन इसी बीच में जो गुलशन कुमार टी सीरीज़ के मालिक होते हैं, उनके बारे में आपको पता ही होगा कि 12 अगस्त 1997 को उनका मर्डर हो जाता है। उन्हें लगभग 19 गोलियां या 16 गोलियां मारी जाती हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। जब बात हत्या की आती है तो हत्या से पहले उनसे लगभग 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, और रंगदारी किसी और ने नहीं, दाऊद इब्राहिम के ही गुर्गों ने मांगी थी। और ये बात जब बबलू श्रीवास्तव को पता चलती है तो बबलू श्रीवास्तव दाऊद इब्राहिम के पास खबर भिजवाता है कि गुलशन कुमार बहुत ही भक्त किस्म का इंसान है, बहुत ही अच्छा आदमी है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे इल्तिजा है कि आप इस व्यक्ति का अपहरण ना कराएं, आप इसकी किडनैपिंग ना कराएं, इससे 10 करोड़ की रंगदारी ना मांगें। दाऊद इब्राहिम के लोग, दाऊद इब्राहिम इस बात को मान जाता है। बबलू श्रीवास्तव जो कहता है वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। लेकिन दाऊद इब्राहिम तो मान जाता है, लेकिन दाऊद इब्राहिम के साथ काम करने वाला मिर्ज़ा दिलशाद बेग जो कि नेपाल का सांसद होता है, वो आखिरकार इस बात को मानता नहीं है, और यहाँ गुलशन कुमार के कुछ लोगों के साथ, मुंबई के ही लोग थे, उनके साथ मिलकर गुलशन कुमार की गोली मरवाकर हत्या कर देता है। इस मामले की जब जांच पड़ताल होती है, पता चलता है तो बहुत सारे लोगों के नाम, लगभग 26 लोगों के नाम सामने आते हैं, जिसमें नाम होता है दिलशाद बेग का भी नाम होता है। लेकिन ये बात जब बबलू श्रीवास्तव को पता चलती है तो बबलू श्रीवास्तव अपने लोगों से मिलकर इस मिर्ज़ा दिलशाद बेग की हत्या करा देता है, और गुलशन कुमार की हत्या का वो हाथों हाथ बदला भी ले लेता है। यहाँ से वो जेल में रहता है, सेंट्रल जेल बरेली के अंदर, और बरेली की जेल के अंदर रहते हुए जब उसने किडनैपिंग का काम शुरू किया तो उसको सुनकर शायद उत्तर प्रदेश की पुलिस हैरान ही रह जाती है। ऐसी कौन सी जगह थी? बताया जाता है कि कलकत्ता में एक व्यापारी का अपहरण किया जाना था, और जैसे ही वहाँ पर रैकिंग वगैरह की जा रही थी, अपहरण की तैयारी कर रहे थे, तो उस व्यापारी को बिल्कुल नहीं पता था। सुबह के 7 बजे के आसपास का वाक़या होता है, साल 1999 की ये बात होती है, और STF यहाँ से जाती है, उसे लीड मिलती है कि वहाँ पर कुछ हलचल है। तो जब STF पहुँचती है, STF वहाँ जाने के बाद उन लड़कों को पकड़ती है, और इसी बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है। जिस व्यापारी का अपहरण होना था उसको इस बात का इल्म भी नहीं था कि वो 13 ही अपहरण करने के लिए आए हैं, और STF और उन किडनैपर्स के बीच में जो आपस में गैंगवार होती है, लड़ाई चलती है, गैंगवार नहीं बल्कि मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में 4 अपराधी मारे जाते हैं और 2 पकड़े जाते हैं। उसमें पकड़े जाने वालों में होता है एक मांगे, जिसका नाम मंगल भी होता है, जिसे मंजीत सिंह उर्फ मांगे कहते हैं, जो कि इसका बहुत ख़ास दोस्त होता है बबलू श्रीवास्तव का, जो कि उसके साथ ग्रेजुएशन में साथ पढ़ रहा था, और वो आखिरकार यहाँ पकड़ा जाता है। और जब पता चलता है कि ये किडनैपिंग कौन करा रहा था तो नाम आता है बबलू श्रीवास्तव का। बबलू श्रीवास्तव के ऊपर लगभग 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं।
60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन किसी भी मामलों में, ज़्यादातर मामलों में कोई गवाह कोर्ट कचहरी में पहुंचने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता और लगभग ये ज़्यादातर मामलों में बरी हो जाता है। कोई ख़ास इसके ऊपर आरोप लग नहीं पाते। लेकिन LD अरोड़ा की जो हत्या होती है इलाहाबाद में, जो मुंबई में एक कस्टम ऑफिसर होता है, उसकी हत्या में उसको उम्र कैद की सज़ा होती है और उम्र कैद की सज़ा ही आज भी वो सलाखों के बीच यानी कि बरेली में काट रहा है। वो चाहे तो जेल से बाहर आ सकता है, उसने कभी पेरोल लेने की कोशिश नहीं की। उसे पता है कि अगर वो बाहर निकलता है तो शायद उस पर अंडरवर्ल्ड के बाकी लोग जो उसके दुश्मन बन गए थे वो उसकी हत्या कर सकते हैं। लेकिन साल 2021 में जिस तरह से पाकिस्तान में बम ब्लास्ट होता है और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के गृह मंत्री बबलू श्रीवास्तव का नाम लेते हैं तो लोगों को हंसी भी आती है, लेकिन कुछ लोगों को यकीन हो जाता है कि हो सकता है कि बबलू श्रीवास्तव अपने देश के सबसे मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट होता है हाफिज़ सईद, वो उसको पकड़ तो पाए नहीं, लेकिन कम से कम बम ब्लास्ट में ही उसको मरवाने की कोशिश हो सकता है इसकी बात रही हो। मेरी एक ऑफिसर से बात चल रही थी, वो कह रहे थे कि बबलू श्रीवास्तव कुछ भी संभव कर सकता है। बबलू श्रीवास्तव ने जेल में रहते हुए एक किताब लिखी है अधूरा ख्वाब, और उस किताब के माध्यम से वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी पर एक फ़िल्म बने और फिल्म वो दुनिया में आनी चाहिए। वो कहता है कि यदि मैं यहाँ से बाहर निकला तो फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाऊंगा। और अभी ये भी बताया जाता है, सूत्र बताते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, कि बहुत सारी फिल्मों में आज भी बबलू श्रीवास्तव का पैसा लगता है। वो जेल से में रहकर अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है, जेल से बाहर रहकर वो शायद उसे लगता है कि कोई उसे मार जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और ये भी बताया जाता है कि इंडिया में जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे मुख्तार अंसारी जैसे नाम हैं, ऐसे लोग इसको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, इससे डरते हैं। तो यहाँ इंडिया के बड़े बड़े ऐसे अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं जो बबलू श्रीवास्तव से डरते भी हैं, खौफ भी खाते हैं। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।